नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है फिर से एक बार। आज की वीडियो में हम अकबर के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि पिछले की 3 वीडियो में हम लोगों ने बाबर को, हुमायूं को, शेर शाह को कवर कर लिया है। आज का हमारा टारगेट है अकबर को पूरा करना। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। अकबर का टाइम पीरियड क्या है? जैसा कि आप सभी को पता है कि अकबर का टाइम पीरियड 1542 से लेकर के 1605 रहा है। ठीक है, अकबर का जन्म कब होता है? तो सम्राट अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 में हुआ है। ठीक है, ये डेट आपको याद रखनी है, 1542 लगभग याद रखना है। ठीक है, 15 अक्टूबर नहीं भी याद रहेगा तो चलेगा, बट हाँ जन्म 1542 ये याद रखना है। उनकी माता का क्या नाम था? हमीदा बानो बेगम। जैसा कि पिछली वीडियो में हमने देखा था कि हुमायूं की ये बीवी भी थी। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं कि अकबर का जन्म हुआ कहाँ था? तो अमरकोट में हुआ था। ठीक है, अमरकोट में राणा वीर साल के महल के अंदर। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिए आप। इसमें इस लाइन से हमको 3 चीज़ याद रखनी है। क्या क्या याद रखनी है? 1542 में जन्म होता है, उनकी माँ का नाम हमीदा बानो बेगम है, अमरकोट में जन्म होता है और राणा वीर साल के महल में जन्म होता है। ठीक है, आगे शुरू करते हैं। अकबर का राज्याभिषेक कब होता है? तो 14 फरवरी 1556 में पंजाब के काला नौर नामक स्थान पे होता है। ठीक है, काला नौर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको ये याद रखना है। ठीक है, कहाँ पे होता है? पंजाब में काला नौर नामक स्थान पे। कब होता है? 14 फरवरी 1556 को। उसके बाद अकबर के शिक्षक का नाम क्या था? तो अब्दुल लतीफ़ ईरानी। अब्दुल लतीफ़ ईरानी, ठीक है, वो कहाँ के विद्वान थे? नाम से पता चल रहा है कि वो ईरान के रहे होंगे। उसके बाद बात करते हैं कि जब अकबर राजा बना तो उसने कौन सी उपाधि धारण की, मतलब किस उपाधि के साथ राजा बना? तो जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाही गाजी नामक उपाधि के साथ राजा बनता है। ठीक है, जैसा कि बाबर ने भी गाजी की उपाधि ली थी, आपने पहली वीडियो में देख ही लिया होगा। अच्छा, नहीं देखा तो आप शुरू की मैंने 3 पार्ट वीडियो अपलोड कर दी, उसको आप कवर कर लीजिए, फिर यहाँ पे आइएगा, क्योंकि मैंने बहुत ही इसी तरीके से वहाँ पे सारे फैक्ट याद करवाए हैं, आपको मज़ा आ जाएगा। चलिए आगे शुरू करते हैं। अब बात करते हैं कि जो बैरम खां अकबर के संरक्षक रहे हैं, तो कब तक संरक्षक रहते हैं? तो बैरम खां अकबर के संरक्षक रहते हैं 1556 से 1560 तक, उनके संरक्षक बने रहते हैं। ठीक है, इसके बाद अकबर द्वारा जीते गए प्रदेशों की यहाँ पे लिस्ट दी गई है। आइए मैं आपको याद कराने का प्रयास करता हूँ और बहुत ही ईजी से याद हो जाएगा आपको। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहला क्या है? अकबर मालवा को जीतता है। ठीक है, कब? 1561 में। बाज बहादुर मालवा का शासक था। ठीक है, मालवा का शासक कौन था? बाज बहादुर। बाज वो पक्षी का नाम होता है ना, तो मालवा, ये जो सेंट्रल एरिया था मालवा एरिया, ठीक है, वहाँ पे बाज उड़ रहा था, ऐसे याद कीजिए, मतलब मालपुआ लेके उड़ रहा था बाज। ठीक है, कब? 1561 में। और मुगल सेनापति कौन था जो वहाँ पे जीतने गया था? तो उसका नाम था आदम खां या पीर मोहम्मद। ठीक है, अब देखो, इसको मैं याद करने एक कहानी बताता हूँ जो आपको तुरंत याद हो जाएगा। देखो, एक बाज पक्षी है जो मालपुआ लेके उड़ रहा है। ठीक है, ये चीज़ हो गया। अच्छा, आपने ये लाइन कभी ना कभी जरूर सुनी होगी कि उसके प्राण पखेरु उड़ गए। ठीक है, तो प्राण पखेरु उड़ना मतलब बाज पक्षी भी उड़ता है। ठीक है, और पीर मोहम्मद वगैरह जो सब क्या होते हैं, ये सभी स्पिरिचुअल बातें करते हैं। तो आप ऐसे थोड़ा सा याद रख सकते हो, हालांकि बहुत ही सीधा याद करने का नहीं है, बट मुझे याद हो गया है तो मैं ये बता रहा हूँ। ठीक है, दूसरा अकबर का है चुनार। चुनार में अफगानों का शासन था। ठीक है, 1562 में अकबर इसको जीतता है। अब्दुल्ला खां उसका सेनापति था जिसको युद्ध में गया था। उसके बाद गोंडवाना क्षेत्र। गोंडवाना क्षेत्र में जो शासक हुआ करते थे वीर नारायण और रानी दुर्गावती। ठीक है, उनको अकबर हराता है 1564 में। और कौन सा मुगल सेनापति वहाँ पे गया था? तो आसफ खां। ठीक है, आसफ खां गया था। उसके बाद आमेर एरिया को जीतता है, जो वहाँ के शासक भारमल थे, 1562 में। ठीक है, इन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी। उसके बाद जो मेड़ता एक एरिया पड़ता है, मेड़ता, वहाँ के राजा थे जयमल और सरफुद्दीन ने इनको हराया था। उसके बाद मेवाड़ की बात करें तो उदय सिंह और राणा प्रताप जो सबसे फेमस राजा हैं, 1568 से 1576 के बीच में इनके साथ क्लैश होता है। पहली बार तो अकबर स्वयं लड़ने जाता है। ठीक है, पहली बार अकबर स्वयं लड़ने जाता है 1568 में, लेकिन 1576 में जो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था वो मानसिंह और आसफ खां जाते हैं वहाँ पे। ठीक है, आपको मैं बता दूं कि 1576 जो ईयर है ना हल्दी घाटी का,
2025 में जो RO का एग्ज़ाम हुआ था, RO का, उसमें ये ईयर पूछा गया था। तो आई होप आपको इंपॉर्टेंस इसकी पता चल जाएगी कि इसकी ईयर्स की इंपॉर्टेंट कितनी है, तो उसको बहुत ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं रणथंबोर। रणथंबोर का युद्ध कब हुआ था? 1569 में, ठीक है। 1569 में भगवान दास और अकबर वहाँ पे लड़ने गए थे। देखिए आपको मेन फोकस क्या रखना है, कुछ इंपॉर्टेंट हैं जिनके आप राजा नाम याद रखो, ठीक है। बाकी ईयर याद रखो, काम चल जाएगा, क्योंकि ईयर को अरेंज करने को आता है ना। जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आप देखेंगे और टेस्ट सीरीज वगैरह भी अगर आप टारगेट कर रहे हैं तो आपको हमेशा क्वेश्चन ईयर से मैच करवाता है ना। फिर 4-5 दे देगा कि अकबर किस क्रम में जीते हैं, तो बस इतना ध्यान रखिएगा। रणथंबोर हो गया। फिर कालिंजर। कालिंजर को कब जीतते हैं? सेम ईयर है 1569 का। उसका मारवाड़ एरिया को 1570 में। फिर जैसलमेर भी 1570। देखिए यहाँ पे कुछ चीज़ें 1570, यहाँ लाइन से 1570 है, देख रहे हैं, ये देखिए आपको दिख रहा है 1570 से 3 है। क्या क्या? मारवाड़, जैसलमेर और बीकानेर, ठीक है। उसके बाद गुजरात। हाँ, अब ये गुजरात इंपॉर्टेंट है, ठीक है। गुजरात में किसको हराया था? तो मुजफ्फर खान को 1571 में। कौन कौन गया था? खाने आजम अकबर खुद गए थे, ठीक है, सम्राट अकबर गए थे। उसके बाद बिहार और बंगाल एरिया को दाऊद खां से जीता था 1574-76 में। उसके बाद काबुल एरिया को जीता, कश्मीर को जीता, ये ईयर देखिए 81 और 1586। फिर उड़ीसा 1592 में। फिर सिंध एरिया को जीतता है 1593 में। बलूचिस्तान एरिया को 1595 में। तो देखिए हमेशा मतलब मैक्सिमम उसने युद्ध ही लड़े हैं। फिर कांधार एरिया 1595 में, ठीक है। अब दक्षिण भारत की विजय भी इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। पहला जैसे खानदेश एरिया 1591 में। दौलताबाद जो चांद बीबी को हराता है, ये इंपॉर्टेंट है। फिर अब यहाँ पे ये शासक का नाम याद रखना है आपको, 1599 में, ठीक है। 1600 से जस्ट 1 साल पहले, ठीक है, 1599। और कौन कौन इनकी तरफ से गए हैं लड़ने, तो यहाँ ये भी नाम फिर आपको याद रखना। अब्दुल रहीम खान खाना गए हैं, जो इनके नौरत्नों में से एक थे। अबुल फजल गया, अकबर भी गया था, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं, फिर बारी आती है अहमदनगर की 1600 में। फिर असीरगढ़ 1601, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको यहाँ याद रखनी है, जो यहाँ पे लिखा हुआ है, असीरगढ़ जो था वो अकबर का अंतिम अभियान था। असीरगढ़ अकबर का अंतिम अभियान था, ये पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट अगर मैं बताऊं फिर से, अगर मैं मार्क करूं क्या क्या चीज़ आपको याद रखना है, तो मैं रिवर्स ऑर्डर बताता हूँ। असीरगढ़ याद रखना है, अहमदाबाद मतलब अहमदनगर, दौलताबाद और खानदेश। उसके बाद आपको क्या याद रखना है? आपको गुजरात याद रखना है, ठीक है, कश्मीर, उड़ीसा, बलूचिस्तान और कांधार, ठीक है। और ऊपर चले तो और ऊपर में आपको मालवा, चुनार, गोंडवाना, उसके बाद मेवाड़, रणथंबोर, कालिंजर, जैसलमेर, ये ऑर्डर याद रखने हैं, ठीक है। तो मैं आपको रिवीजन वीडियो में भी ये चीज़ याद करा दूंगा, चिंता मत कीजिए। पहली बार आप इसको वीडियो देख जाइए, सेकंड बार में जब देखेंगे तो चीज़ आपको याद होने लग जाएंगी, ठीक है। देखिए लाइन से है भी, वैसे कोई दिक्कत है। आप जितने भी 62 वाले युद्ध हैं सबको एक साथ क्लब कर लीजिए, आपको याद रहेगा। 70 वालों के साथ क्लब कर लीजिए, ठीक है, तो हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं, देखिए ये वाला पेज सही है, पिछला पेज जो प्रिंट आउट उसका ब्लैक एंड वाइट फॉर्म में सेव हो गया है, ठीक है। तो इस यहाँ से अब सही आपको फ्रंट सही मिलेगा। चलिए, पानीपत की जो दूसरी लड़ाई होती है वो 1556 में, 5 नवंबर 1556 को होती है, अकबर और हेमू के बीच में। हेमू कौन था? हेमू को अंतिम हिंदू शासक कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं, मक्का की तीर्थ यात्रा के दौरान पाटन नामक स्थान पर मुबारक खान नामक युवक ने बैरम खान की हत्या कर दी थी। बैरम खान जो अकबर के संरक्षक रहे हैं, कब से कब तक रहे हैं? 1556 से कब तक, ये कमेंट करके आप बताइए हमको, ठीक है। आगे चलते हैं। मई 1562 में अकबर ने हरम दल से अपने आप को पूर्णतः मुक्त कर लिया था। हरम दल क्या है? इसे पेटीकोट सरकार आपने सुना होगा ना, पेटीकोट गवर्नमेंट, ये उसी के बारे में यहाँ पे हरम दल बताया गया है। हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था वो 18 जून 1576 में, यही ईयर इसी बार 2025 में RO एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है। अब मेवाड़ के जो राजा थे, ठीक है, मेवाड़ के राजा जो थे महाराणा प्रताप और अकबर के बीच युद्ध हुआ था, इसमें अकबर विजयी हुआ, ठीक है। और मुगल सेना का नेतृत्व कौन कर रहे थे? मान सिंह और आसफ खां, ठीक। अकबर का सेनापति मान सिंह था इस युद्ध में।
उसका महाराणा प्रताप की जो मृत्यु होती है वो 57 वर्ष की उम्र में 19 जनवरी 1597 को हो गई। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। गुजरात विजय के दौरान अकबर ने सर्वप्रथम पुर्तगालियों से मुलाकात की और उसने सबसे पहले समुद्र देखा था। क्वेश्चन ये पूछा गया है कि अकबर ने किस दौरे के दौरान, किस युद्ध के दौरान या फिर किस अभियान के तहत पहली बार समुद्र देखा, तो गुजरात दौरे, ठीक है, गुजरात अभियान के तहत। उसके बाद अकबर ने दीन इलाही धर्म शुरू किया था और दीन इलाही उसका धर्म जो था, उसका जो प्रधान पुरोहित था वो अकबर खुद था। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और आपको याद रखना होगा, दीन इलाही धर्म को और किसने स्वीकार किया था, तो जो बीरबल थे, बीरबल ने स्वीकार किया था। ठीक है, अकबर के अलावा बीरबल ने भी दीन इलाही धर्म को स्वीकार किया था। हालांकि ये सक्सेसफुल धर्म नहीं था। देखिए यहाँ लिखा हुआ, दीन इलाही धर्म स्वीकार करने प्रथम व्यक्ति और अंतिम हिंदू शासक बीरबल था। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं, अकबर ने जैन धर्म के आचार्य हरविजय सूरी को जगत गुरु की उपाधि दी थी। ये नाम आपको याद रख लेना है। ठीक है, ये नाम आपको भूलना नहीं, क्योंकि क्वेश्चन हूबहू कई बार आया है। ठीक है, जैन आचार्य का नाम था हरि विजय, ठीक है, सूरी, जिसको जगत गुरु की उपाधि अकबर ने दी थी। क्योंकि इसमें भी घुमा देता है कि पहले या तो नाम पूछ लेगा, या क्या उपाधि दी ये पूछ लेगा, या फिर किस राजा ने दी ये पूछ लेगा, घुमा देता है, ये ध्यान रखिएगा। अब राजस्व प्राप्ति के लिए अकबर ने जप्ती प्रणाली शुरू की थी। ठीक है, जप्ती प्रणाली। अकबर के जो दीवान थे राजा टोडरमल, 1580 में उन्होंने दहसाला बंदोबस्त शुरू किया। दहसाला बंदोबस्त क्या था, मतलब जो ज़मीन होती थी ना उसकी मार्किंग करते थे, नाप के, मतलब कौन सी ज़मीन किस टाइप की है उसको क्लासीफाई करके उसके ऊपर टैक्सेशन करते थे, टैक्स लगाते थे, है ना। आई होप समझ गए। इसमें बहुत ही बस बेसिक आपको ये याद रखना कि दहसाल बंदोबस्त व्यवस्था राजा टोडरमल की हेल्प से 1580 में शुरू की गई थी अकबर के अंडरगत। ठीक है, अकबर के दरबार में जो प्रसिद्ध संगीतकार थे उनका नाम था तानसेन। ठीक है, ये उनके नवरत्न के भी पार्ट थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। अकबर के दरबार का जो प्रसिद्ध चित्रकार था अब्दुल समद, जैसे क्वेश्चन बनता है अब्दुल समद किसकी दरबार में था, किसके दरबार में, अकबर के दरबार में। फिर दसवंत और बसावन अकबर के दरबार के चित्रकार थे, ये ध्यान रखना है कि दसवंत और बसावन किसके दरबार में थे या फिर इनका प्रोफेशन क्या था, तो ये चित्रकार थे। फिर अकबर के शासनकाल में जो प्रमुख गायक थे, तानसेन, जो भी ऊपर ये पढ़ा प्रमुख संगीतकार, वो तानसेन, बाज बहादुर, बाबा रामदास और बैजू बावरा, 4 लोगों के नाम यहाँ पे दिया हुआ है। कौन कौन से, तानसेन, उसके बाद बाज बहादुर, फिर बाबा रामदास, उसके बाद बैजू बावरा। ठीक है, 4 प्रमुख संगीतकार हैं। अकबर की शासन प्रणाली की जो मुख्य विशेषता थी वो मनसबदारी प्रथा। ठीक है, मनसबदारी के तहत वो अपना एडमिनिस्ट्रेशन चलाता था। उसके बाद करते हैं, अकबर के समकालीन प्रसिद्ध सूफी सेंत सलीम चिश्ती थे। ठीक है, जो अजमेर में अपना बेस बनाते हैं। ठीक है, और इन्हीं की कृपा से अकबर को पुत्र की प्राप्ति भी होती है और फिर अपने बेटे का नाम वो सलीम रखता है। ठीक है, जहांगीर का ही नाम सलीम रखता है। उसके बाद अकबर की मृत्यु कब हुई, 16 अक्टूबर, ठीक है, 16 अक्टूबर 1605 को। और कहाँ हुई थी, तो आगरा के निकट सिकंदरा में उसे दफनाया गया था। ठीक है, अब बात करते हैं स्थापत्य कला के क्षेत्र में अकबर की क्या क्या कृतियां हैं। तो अकबर के समय, ठीक है, अकबर की महत्वपूर्ण कृतियों में बात करें तो दिल्ली में जो इनका एक मकबरा है, आगरा का लाल किला, फतेहपुर सिकरी का शाही महल, ठीक है, उसके बाद दीवाने खास, फिर पंचमहल, बुलंद दरवाज़ा, जोधाबाई का महल, इबादत खाना, इलाहाबाद का किला, मतलब जो प्रयागराज का किला है वो, और लाहौर का किला, ये अकबर के समय बने थे। ठीक है, अकबर के नवरत्नों में कौन कौन से लोग थे, तो इसकी ट्रिक है जो आपको यूट्यूब पे या फिर कहीं भी मिल जाएगी आराम से, बात बात पे MDH करके एक ट्रिक है, बट मैं यहाँ पे नवरत्नों में से नाम बता दे रहा हूँ। बीरबल है, अबुल फजल है, टोडरमल, भगवान दास, तानसेन, मान सिंह, अब्दुल रहीम खान खाना, मुल्ला दो प्याजा और हकीम हुक्काम। ठीक है, अबुल फजल का बड़ा भाई फैजी अकबर के दरबार में राज कवि के पद पे आसीन था। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है कि जो फैजी हैं वो किसके भाई थे, ऐसे करके पूछा हुआ है, या फिर किस पद पे थे ये भी। ठीक है, अबुल फजल ने अकबरनामा की रचना की थी। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना चाहिए। और उसके बाद वो दीन इलाही धर्म का बाद में मुख्य पुरोहित भी बन गया अबुल फजल। ठीक, पहले कौन था प्रधान, तो अकबर था, बाद में
इसे भी मुख्य पुरोहित बनाया गया था। बीरबल की बात कर लेते हैं कुछ। तो बीरबल पे सीधा क्वेश्चन आता है कि इनके बचपन का नाम क्या था, तो महेश दास। ठीक है, बीरबल के बचपन का नाम क्या था, महेश दास। संगीत सम्राट तानसेन का जन्म ग्वालियर में हुआ था। ठीक है, उसके बाद इनकी प्रमुख कृतियाँ जो थी वो मियाँ की टोडी, मियाँ की मल्हार और मियाँ का सारंग, 3 इनकी प्रमुख कृतियाँ कही जाती हैं। और अच्छा, एक ही और ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे संगीतकार जो इसमें तानसेन नाम दिया है, तानसेन की उपाधि अकबर ने उनको नहीं दी थी। ठीक है, राजा विक्रमजीत जो ग्वालियर के थे उन्होंने दी थी। ठीक है, अब बात करते हैं कंठाभरण वाड़ी विलास। ठीक है, ये टाइटल, ठीक है, अकबर ने दी थी तानसेन को। कंठभरण वाड़ी विलास मतलब जिसके कंठ में लक्ष्मी सरस्वती जी का वास हो, इस टाइप का कुछ उन्होंने अपने हिसाब से दिया था। अकबर ने भगवान दास जो कि आमेर के राजा भारमल के पुत्र थे को अमीर उल उमरा की उपाधि दी थी। अमीर उल उमरा की उपाधि किसे दी थी, तो भगवान दास को। और भगवान दास जो हैं इनके नवरत्नों में से भी एक आते हैं। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे एक ये जो दिया हुआ ना अकबर के कुछ महत्वपूर्ण कार्य, ये वाला चीज़ छूट गया था, इसको कर लेते हैं हम। सबसे पहले देखते हैं दास प्रथा का अंत अकबर ने किया 1562 में, राजा बनता है। ठीक है, उसके बाद कुछ ही वर्षों में 1562 के अंदर दास प्रथा का अंत करता है वो। अकबर को हरम दल से मुक्ति मिली है 1562 में, जैसे मतलब खुद दास था हरम दल का, दास प्रथा का अंत किया तो मुक्ति मिल गई है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। फिर तीर्थ यात्रा पे जो टैक्स लगता था कर, उसको ख़त्म किया 1563 में। जजिया कर समाप्त करता है 1564 में। उसके बाद फतेहपुर सीकरी की स्थापना करता है और अपनी राजधानी को आगरा से फतेहपुर लेके जाता है 1571 में। उसके बाद इबादत खाना की स्थापना करता है 1575 में। उसके बाद लोगों के प्रवेश की अनुमति, ठीक है, ये तो एक मिनट देखिए, एक गड़बड़ हो गया यहाँ पे। इबादत खाना वाला चीज़ अब यहाँ पे ध्यान रखना है। ये देखिए, इबादत खाने में सभी धर्म के लिए अनुमति, मतलब ओपन टू ऑल कर दिया, सभी धर्म के लिए ओपन कर दिया 1578 के अंदर इबादत खाने को। फिर मजहर की घोषणा करता है 1589 में, 1579 में। फिर दीन इलाही की स्थापना 1582 में, ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। इलाही संवत की शुरुआत 1583 में होती है। उसके बाद राजधानी को लाहौर शिफ्ट करता है 1585 में। ठीक है, आइए इसके बाद चलते हैं आगे। यूसुफ जाइयों के विद्रोह को दबाने के दौरान बीरबल की हत्या हो गई थी। ठीक है, बीरबल की मृत्यु कैसे हुई, तो यूसुफ जाइयों के विद्रोह को दबाने के लिए बीरबल को भेजा गया था, वहीं पे बीरबल की हत्या हो गई थी। 1602 में सलीम यानी जहांगीर के निर्देश पर दक्षिण से आगरा की ओर आ रहे अबुल फजल, ठीक है, को रास्ते में वीर सिंह बुंदेला नाम के सरदार ने मार दिया था। अब अबुल फजल कैसे मारे गए, तो जहांगीर के निर्देश पे मारे गए। जब वो साउथ से आगरा साइड आ रहे थे तो वीर सिंह बुंदेला ने उनकी हत्या कर दी। अब मुग़ल सम्राट अकबर ने एक ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट, अनुवाद विभाग की स्थापना कराई थी। वहाँ पे नकीब खान, अब्दुल कादिर बदायूनी, मतलब अब्दुल कादिर बदायूनी, नकीब खान, शेख सुल्तान ने रामायण और महाभारत का पर्शियन में अनुवाद किया था। ठीक है, और महाभारत का जो पर्शियन में अनुवाद होने के बाद उसका नाम पड़ा रज्मनामा, यानी युद्ध की पुस्तक, ये ध्यान रखना है आपको। फिर पंचतंत्र की जो बुक थी उसका भी पर्शियन में अनुवाद हुआ है, अबुल फजल ने किया था। और किस नाम से हुआ था, तो अनवर सादात। ठीक है, उसके बाद मौलाना हुसैन फैज़ ने जब इसका अनुवाद किया था उसे यारे दानिश नाम से किया। इसके अलावा और सारे अनुवाद हुए, जैसे हाजी इब्राहिम सरहदी ने अथर्ववेद का अनुवाद किया था। ठीक है, उसके बाद मुल्ला शाह मोहम्मद ने राज तरंगड़ी का, अब्दुल रहीम खान खाना ने तुजुक बाबरी का, ठीक है, बाबरनामा में। ठीक है, उसके बाद फैज़ी ने लीलावती का, ठीक है, फैज़ी ने लीलावती का। उसके बाद फैज़ी ने नल दमयंती का भी अनुवाद किया। नल दमयंती जो सूरदास द्वारा रचित था, कथा है, उसका फारसी में अनुवाद किया, उसका नाम सहेली रखा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सब कुछ में अगर मैं इंपॉर्टेंट चीज़ कहूँ जो क्वेश्चन सीधे सीधे आपका बन सकता है इस वाले पॉइंट से, ट्रांसलेशन वाले में से। ठीक है,
अब देखते हैं, अकबर के काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। अकबर ने बीरबल को कवि प्रिय, नरहरि एवं मतलब जैसे अकबर ने बीरबल को कवि प्रिय एवं नरहरि को महापात्र की उपाधि दी। मतलब अकबर ने उपाधियाँ बहुत सारी दी है ना, तो बीरबल को यहाँ एक उपाधि और दी है, कवि प्रिय उपाधि दी बीरबल को, और नरहरि जो थे उनको महापात्र की उपाधि दी। फिर बुलंद दरवाज़ा का निर्माण अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में करवाया था। चारबाग बनाने की परंपरा किसके समय से शुरू होती, तो अकबर के समय से। ठीक है, अकबर ने शीरी कलम की उपाधि अब्दुल समद को दी। मतलब बहुत अच्छे राइटर प्लस पेंटिंग में और पिक्चर स्केचिंग में बहुत फेमस थे, इस वजह से शीरी कलम की उपाधि अब्दुल समद को दी। उसके बाद जड़ी कलम की उपाधि उन्होंने मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को दिया था। और लास्ट में जो आपको याद रखना है, मुगलों की जो राजकीय भाषा थी वो क्या थी, फारसी। ये चीज़ हालांकि कॉमन बात है, ये तो आपको याद ही होगा। तो इस वीडियो में यहाँ पे देखिए कंप्लीट होता है अकबर वाला सेक्शन। ठीक है, तो हमने पूरा अकबर को कवर कर लिया है। मेरा टारगेट ये है कि बहुत लंबी वीडियो ना बनाई जाए, जिससे आपके ऊपर प्रेशर ना बने। ठीक है, आप आराम से इस वीडियो को 2 बार देख सकते हैं, 9-10 मिनट की वीडियो रहेगी और रिवीजन भी हो जाएगा। और बहुत लंबी वीडियो अगर मैं सारे मुगल को एक में कवर कर दूं तो पता चले इतनी लंबी वीडियो हो जाए, एक बार देखने से पहले भी आप सोचें, तो ये मैं नहीं चाहता हूँ। ठीक है, इस वीडियो को आप मल्टीपल बार देखें, जिससे आपका रिवीजन बेहतरीन तरीके से हो और आने वाले एग्ज़ाम में बीपीएससी, यूपीपीसी 2025 पेट एग्ज़ाम या फिर किसी भी एग्ज़ाम में जहाँ पे भी मुगल अकबर से क्वेश्चन आ रहा है, आपके 100% सही हो। खास बात ये भी है कि आप अपना फीडबैक ज़रूर दें कमेंट में और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सो थैंक यू वेरी मच।